चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 23 विष चिकित्सा। देखिए विष चिकित्सा में सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि विषान प्राणहरणम तच्चत युक्ति युक्ति रसायनम। ये श्लोक है चरक चिकित्सा का 24वें चैप्टर का, ठीक है, मदात्य रोग का। इसमें क्या इसका मतलब बनता है कि विषम प्राणहरणम, इसको ठीक तरह से यूज़ ना किया जाए तो विष जो है प्राण को हर लेता है, लेकिन इसको युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है तो ये रसायन के समान लाभ देता है, ठीक है। विष का जो प्रथम उत्पत्ति हुई है वो आचार्य चरक जी कहते हैं कि आचार्य चरक एंड वाग्भट जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से हुई है, बट आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा कैटभ जो दैत्य था उसका संगार हेतु विष की उत्पत्ति हुई है। विष की जो योनि है वो जल है, रस की योनि भी जल है। विष जो है अष्टवेगम 10 गुणम चतुर्विंशति उपकरम, ठीक है, मतलब कि इसके 8 वेग होते हैं, 10 गुण होते हैं एंड 24 उपक्रम होते हैं। इसकी 2 योनियाँ होती हैं, स्थावर एंड जागम। विष पे ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इसमें हमने मेनली 2 ऋतुएं पढ़नी है, ठीक है। 2 ऋतुओं का ही वर्णन है, शरद ऋतु एंड वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि संक्लेदम गुड़म गतम, ठीक है, कि ये क्लेदित हो जाता है, गुड़ के समान हो जाता है और शीघ्र ही सारे शरीर में फैल जाता है। मतलब कि वर्षा ऋतु में ये इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्लेद युक्त हो जाता है, सारे शरीर में फैल जाता है। लेकिन शरद ऋतु में क्या होता है कि जो अगस्त्य तारा है वो विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है, उसके वीर्य को मंद कर देता है, तो शरद ऋतु में इसका प्रभाव कम हो जाता है। जांगम विष, देखिए इसके 16 अधिष्ठान होते हैं। इसके लिए क्या कहा गया है? दंष्ट्रा उथम मतम, मतलब कि जो दंत से उत्पन्न होता है विष, आचार्य सुश्रुत ने इसके 16 अधिष्ठान माने हैं। एंड स्थावर विष के आचार्य सुश्रुत ने 10 अधिष्ठान माने हैं और 55 स्थावर विष होते हैं, मतलब इनकी संख्या 55 होती है। और आचार्य चरक कहते हैं मूल जानी स्थिरानी, ये इन्होंने चरक चिकित्सा 21 में कहा है। देखिए जितने भी विष हैं उसमें से वत्सनाभ और श्रृंगी यही अवेलेबल विष हैं, बाकी जो विष अवेलेबल नहीं होते हैं वर्तमान में। वत्सनाभ जो है इसको शीत के समय में और बसंत ऋतु के समय में निकालना चाहिए। नेक्स्ट इज गर्विष। गर्विष कौन सा विष होता है? जो नॉन पॉइजनस होता है, ये अविष द्रव्य होता है, ठीक है। एंड जांगम विष जो है निद्रा तंद्रा क्लम धा शोफ अतिसार लोम हर्ष, ये सब लक्षण उत्पन्न करता है। निद्रा तंद्रा क्लम दाह शोफ अतिसार लोम हर्ष। स्थावर विष ज्वर उत्पन्न करता है, हिक्का दंतर्ष गलग्रह फेन अरुचि श्वास वमन मूर्छा, ठीक है। जांगम विष की गति जो है वो ऊर्ध्व गति होती है और जो स्थावर विष है इसकी अधोगति होती है, ठीक है। एंड तस्माद दंष्ट्रा विषम मूलम हंति मूलम च दंष्ट्राजम। देखिए इसका मतलब क्या है? जांगम विष क्योंकि दांतों से उत्पन्न होता है, इसको दंष्ट्रा विष भी कहते हैं। और स्थावर विष जो होता है वो मूलज विष होता है, क्योंकि मूल में ये स्थित होता है, जो जैसे वत्सनाभ है इनके मूल में होता है ये, ठीक है, इसको मूलज कहते हैं। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? तस्माद दंष्ट्रा विषम मूलम हंति, जो दंष्ट्रा विष है मतलब कि जांगम विष है वो स्थावर विष मतलब मूलम विष को हर लेता है, और मूल विष जो है मतलब स्थावर विष जो है वो जांगम विष को हर लेता है। जांगम विष स्थावर एंड स्थावर विष जांगम को हर लेता है। विष के वेग कितने होते हैं? आचार्य सुश्रुत ने विष के वेग जो हैं 7 बताए हैं। जो पहला वेग है उसमें क्या होता है? श्याव कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, जीवा स्तब्ध हो जाती है, मूर्छा, श्वास वमन, शीत अंबु सेचितम अगत प्लस मधु सर्पी। कहने का मतलब है कि इसमें श्याव जीवा स्तब्ध मूर्छा और श्वास पहले वेग में ये लक्षण हो जाते हैं। तो इसका निवारण कैसे करना चाहिए? वमन करवा सकते हैं, शीत अंबु से सेचित कर सकते हैं ठंडे पानी के छींटे, और अगध में मधु और सर्पी मिक्स करके दे सकते हैं। सेकंड वेग में क्या होता है? वेपथु मतलब कंपन होती है, कंठ में रुजा होती है, आमाशय प्राप्त, हृदय वेदना, इसमें वमन विरेचन बताया गया है। थर्ड वेग में क्या होता है? तालु शोष, ठीक है, तालु में ड्राइनेस होने लगती है, नेत्र हरित वर्ण के हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, खाली खाली से, आमाशय में वेदना होती है,
तो इसमें देखिए सेकंड में बताया हृदय में वेदना, थर्ड में बताया है आमाशय में वेदना। इसमें अंजन, अगतपान, अंजन करवाना चाहिए क्योंकि नेत्र हरित वर्ण के हो जाते हैं। अगतपान करवाना चाहिए। अगतपान हमने पहले वेग में भी पढ़ा था कि अगत को मधु सर्पी के साथ मिक्स करके देना चाहिए। और क्योंकि तालु शोष हो जाता है तो हमने नस्य भी देना है। चौथे वेग में क्या होता है, पक्वाशय अमाशय में तोद होने लगता है, हिक्का होने लगती है, आंत्रकुंजन होने लगता है, सिर में गुरुता आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्नेह मिश्रित अगत को पेशेंट को पिलाना चाहिए। पांचवें वेद में देखिए सिर में गुरुता है, पक्वाशय वैसे ही वात का स्थान है। ठीक है, तो आंत्रकुंजन ये सब, तो इसमें स्नेह मिश्रित अगत देना है। और पांचवा जो वेग है उसमें क्या होता है कि पर्व भेद, जॉइंट में संधियों में भेदना होती है, पेन होती है, पक्वधान और सर्व दोष प्रकोप हो जाते हैं पांचवें वेग में। तो इसमें शुद्र जो मधु क्वाथ देना चाहिए। ठीक है, शुद्र मधु क्वाथ। छठे वेग में क्या होता है कि प्रज्ञा नाश होती है एंड अतिसार होता है, तो इसमें अतिसार चिकित्सा करनी चाहिए। याद रखिए छठे वेग में अतिसार होता है, अतिसार की चिकित्सा करनी चाहिए। सातवें वेग में क्या होता है, स्कंद कटी पृष्ठ भंग। ठीक है, लोअर बैक एक होनी है, पृष्ठ में पेन होती है, सन्निरोध, काकपद ऑन शिर, मतलब कि जो काकपद का एक निशान सिर पे बनाते हैं जिसके ऊपर जो है रक्त युक्त मांस रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है जो विष हमारी बॉडी में होता है वो मांस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है विष को। ठीक है, तो काकपद बनाते हैं सिर पे और ससृग पिच्छित मतलब कि रक्तयुक्त मांस को उस निशान के ऊपर रखेंगे 7वें वेग में। एंड चरक, ये तो आचार्य सुश्रुत के 7 वेग हो गए। आचार्य चरक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पहला वेग है उसमें रस की दुष्टि होती है, प्रसेक वमथु होता है तो वमन करवाना चाहिए। दूसरे वेग में रक्त की दुष्टि होती है, तमक होता है तो विरेचन कराना चाहिए। ऑब्वियसली रक्त पित्त आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं तो पित्त में विरेचन कराते हैं तो रक्त में भी इसमें विरेचन कराना चाहिए। तीसरे वेग में क्या होता है, कंडू कोट शोथ मांस की दुष्टि, तो इसमें क्षार और अगत का प्रयोग करना चाहिए। चौथे वेग में छर्दी होती है, दाह होती है, मूर्छा होती है, अंगशूल होता है, तो इसमें कपित, मधु और सर्पी का प्रयोग करवाना चाहिए। देखिए आयुर्वेद में अलग अलग चैप्टर्स में अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं तो एक चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें विष के वेग और सभी वेगों की चिकित्सा, ऐसे सभी चैप्टर्स में से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ज़रूर होते हैं प्रत्येक अध्याय में जो हमें बार बार पढ़ने चाहिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो जिसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट इसकी जो 5वां वेद है उसमें नील आदि नाम तमश्च दर्शनम। ठीक है, नीला नीला दिखता है, आँखों के आगे अंधेरा आता है, तो काक एंड शिरीष अभ्या स्वरस आश्चोतन अंजन नस्या। ठीक है, मतलब कि जो शिरीष होता है वो श्रेष्ठ विष घन होता है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 25 में कहा है जहाँ पे उन्होंने 152 अग्रह का वर्णन किया है। तो शिरीष हो गया, अभ्या हो गया, इनके स्वरस का आश्चोतन करना है, अंजन देना है, नस्या देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली आँखों के रिलेटेड जो है डिसऑर्डर होता है। ठीक है, नीलादि नाम तमश्च दर्शनम। छठे में हिक्का होती है तो इसमें संज्ञा स्थापन करवाना है। 7वें में स्कंद बंद होता है तो इसमें प्रतिविष चिकित्सा करवानी है। 8वें वेग में मोर पित्त पलाश बीज इसका सेवन करवाना है। नेक्स्ट ये है कि जो पशु में 4 वेग बताए हैं। ठीक है, और अवसाद होता है, भ्रम होता है, और फिर उसके बाद दूसरे वेग में कंपन होता है, तीसरे में शून्य और मंद आहार। ठीक है, और लास्ट वेग में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। अवसाद भ्रम, दूसरे वेग में वेपथु और शून्यता, तीसरे वेग में मंद आहार करता है, चौथे वेग में मृत्यु हो जाती है। विष के गुण आचार्य चरक ने सुश्रुत ने 10 बताए हैं, वाग्भट जी ने 11 एंड षडांगर जी ने 8 बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सुश्रुत जी हैं वो क्या कहते हैं, उष्ण लघु रूक्ष तीक्ष्ण सूक्ष्म विकासी व्यवायी आशु विशद अविपाकी, ये 10 गुण बताए हैं चरक एंड सुश्रुत जी ने। ठीक है,
फ़र्क क्या है कि आचार्य चरक ने 9 गुण तो सेम माने हैं, 10वां जो अविपाकी आचार्य सुश्रुत ने बताया है उसकी जगह आचार्य चरक ने बताया है अनिर्देश्य रस। ठीक है, तो सारे गुण सेम है आचार्य चरक एंड सुश्रुत के, बट एक गुण जो डिफरेंट है वो है अविपाकी आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, एंड इसकी जगह अनिर्देश्य रस जो है विष का गुण आचार्य चरक ने बताया है। वाग्भट जी क्या कहते हैं, 11 गुण होते हैं विष के, जिसमें 9 तो उन्होंने सेम बताए हैं, 10वां अव्यक्त रस एंड 11वां है विषम पाकी। ठीक है, षाडंद जी कहते हैं कि 8 गुण होते हैं, आग्नेय, सूक्ष्म, विकासी, व्यवायी और मध्य, छेदी, योगवाही, जीविते, ये जो अलग अलग हैं ये षाडंग जी के हैं। एंड कर्म, देखिए आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि तीक्ष्ण गुण जो है विष का वो मति मोह करता है, मर्म बंधन छेदन करता है, और इसका जो उष्ण गुण है पित्त को रक्त को प्रकोप करता है, रूक्ष गुण है वात को प्रकोप करता है, सूक्ष्म गुण है शरीर अवयव में प्रवेश कर जाता है, व्यवायी जो है पहले शरीर में जाएगा बाद में इसका पाक होगा। ठीक है, तो ये जठराग्नि की अपेक्षा नहीं करता, पहले पूरे शरीर में फैल जाता है बाद में इसका पाक होता है। ठीक है, इसको प्रकृति भजेत भी कहते हैं, जैसे कि अहिफेन हो गया, भांग हो गई। ठीक है, एंड अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र में क्या बोला है कि जो शीघ्र नाशक होता है और विकासी जो गुण है वो मतलब जो व्यवायी गुण है वो अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में शीघ्र नाशी बोला है। इसके बाद विकासी गुण जो है वो दोष धातु मल का नाश करता है। ठीक है, इसको प्रंघन भी कहते हैं। एंड लघु गुण जो है वो दुष्चिकित्स्य होता है, क्योंकि बहुत लघु होता है, ईजिली पकड़ में नहीं आता, गुरु तो एक जगह बैठ जाता है ना। तो लघु जो होता है पूरे शरीर में फैलता है, दुष्चिकित्स्य हो जाता है। विशद जो इसका गुण है उसके कारण ये क्या कर्म करता है, अतिरिच्यते, मतलब कि रुकता नहीं है कहीं पे। और अविपाकी कहने का मतलब कि दुर्हरम, जिसका पाक नहीं होता है। तो ये सब गुण हैं विष के, और गुण के कौन कौन से गुण के कारण क्या क्या कर्म करता है मैंने आपको बता दिया है। चरक जी कहते हैं कि जो सूक्ष्म गुण होता है उसके कारण ये रक्त का प्रकोप करता है, जबकि उष्ण गुण के कारण रक्त पित्त का प्रकोप करता है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा था। तीक्ष्ण गुण के कारण पित्त का कोप करता है, एंड विकासी जो है प्राघन होता है। मैं कहने का मतलब कि जो दोष और धातु मल का नाश करता है। अनिदृश्य जो है रस, उसके कारण ये कफ का प्रकोप करता है। बाकी उन्होंने सेम बताया है सुश्रुत जी के जैसे, बस उन्होंने सूक्ष्म गुण के कारण रस का प्रकोप, तीक्ष्ण के कारण पित्त का प्रकोप, विकासी सेम है, अनिर्देश्य रस कफ का प्रकोप करता है, ये बताया है। ठीक है, वाग्भट जी कहते हैं कि जो विकासी है वो मोहमती मर्म का घन करता है, मर्म का नाश करता है। और दूषी विष, देखिए धातु जो धातु होती है, दूषी विष धातुओं को दूषित करता है। दूषी विषम तो शोणित दुष्टि अरु किटिब कोट लिंगम, कहने का मतलब कि जो दूषी विष होता है शोणित को, रक्त को दूषित करता है, और किटिब हो गया, कोट, लिंगम, ये लक्षण मतलब कि करता है शरीर में। किटिब कोट, लिंगम मतलब लक्षण। दूषी विष जो है वो गुणहीन होता है, मतलब कि इसकी पोटेंसी बहुत कम होती है, प्रभाव बहुत कम होता है, ये शीघ्र मारक नहीं होता है। ठीक है, और दूषी विष हम कह सकते हैं कि जैसे कोई विषैला द्रव्य है, उसका बहुत लंबे टाइम तक रखा हुआ है तो उसका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो ईज़िली मारक नहीं होता है, लंबे टाइम तक शरीर में हानि ज़रूर पहुंचा सकता है, तो वो गुणहीन होता है दूषी विष। ठीक है, एंड विष जो है वो रक्त सरण, मतलब कि स्रोत का अवरोध करता है, जो रक्तज स्रोत होते हैं। विष से आक्रांत 24 टाइप्स की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने चतुर्विंशति उपक्रम बताए हैं जो विष से आक्रांत रोगी होता है। एंड सबसे पहली जो चिकित्सा है वो कौन सी है, मंत्र। ठीक है, नेक्स्ट इज अरिष्ट बंधन, ये वैसे याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, मंत्र हो गया, फिर उसके बाद अरिष्ट बंधन करना है, फिर उत्कर्तन, फिर निष्पीड़न, फिर चूषण, अग्नि, परिसेक, अवगाह, रक्त मोक्षण, वमन विरेचन, उपधान, हृदय आवरण, अंजन नस्य, धूम, लेह, औषध प्रशमनानि, प्रतिसारण, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापन, लेप,
मृत संजीवनी, ये सारे 24 उपक्रम हैं जो विष से आक्रांत रोगी में किए जाते हैं। वेनिका बंधन प्रयोग, देखिए अरिष्ट बंधन में जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट के लेग पे अगर सर्पदंश हो गया, ठीक है, विषैले सर्प का, तो लेग से वो पूरे शरीर में फैलेगा, क्योंकि हमने वैसे ही पढ़ा है कि ये व्यवाही होता है, विकासी होता है, लघु होता है, तो पूरे शरीर में फैलेगा। तो इसीलिए जहाँ पे वो दंश है उसके ऊपर हमने अरिष्ट बंधन बांध देना है ताकि वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ना फैले, ठीक है। तो बंधन कौन सा बांधना है इसमें? वेनिका बंधन। वाघभट जी कहते हैं कि सर्प के काटने पर 100 मात्रा तक विष दंश स्थान पे रहता है, ठीक है। जो दंश स्थान पे विष जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, फिर उसके बाद वो फैलने लगता है। वो कितने टाइम के लिए रहता है? वाघभट जी कहते हैं 100 मात्रा तक। अरिष्ट बंधन जो है वो 4 अंगुल प्रमाण तक बांधना चाहिए, ठीक है। वाघभट जी कहते हैं कि 8 अंगुल और आचार्य चरक जी ने कोई प्रमाण नहीं दिया। और नाभि नाल छेदन, ये भी एक कंपैरेटिव पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नाभि नाल छेदन जो आचार्य सुश्रुत जी उन्होंने कहा है 8 अंगुल का होना चाहिए, ठीक है। मतलब 8 अंगुल के डिफरेंस पर 8 अंगुल का गैप छोड़ के नाभि नाल छेदन करना चाहिए। वाघभट जी कहते हैं कि 4 अंगुल पे नाभि नाल करना चाहिए। और अरिष्ट बंधन जो है 4 अंगुल प्रमाण, मतलब 4 अंगुल छोड़ के अरिष्ट बंधन बांधना चाहिए। वाघभट जी कहते हैं 8 अंगुल, और चरक जी ने कोई इसका मेजरमेंट नहीं दिया। रक्त मोक्षण, आचूषण, प्रच्छान, श्रृंग, जोंक, सिरावेद, ये सब इससे रक्त मोक्षण करवा सकते हैं। आचूषण मतलब कि सकिंग करनी, प्रच्छान का प्रयोग करना, श्रृंग, जोंक, सिरावेद, लेकिन इसमें याद रखिएगा अलाबू नहीं प्रयोग करना, ठीक है। एंड प्रघर्षण चूर्ण का प्रयोग करना है, त्रिकटु आदि चूर्ण का। रक्तस्राव अगर अधिक हो गया हो तो वात आदि शीतल द्रव्य का लेप कर सकते हैं। विष प्रसारण, विष प्रसारण जो है रक्त ही विषदा नाम, मतलब कि जो विष है ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू ही फैलता है। रक्त ही विषदा नाम, रक्त ही विष को स्प्रेड करता है पूरी बॉडी में, तो इसीलिए इसमें शीतल द्रव्य का लेप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस विष जन्य उपद्रव चिकित्सा, जो विष से उत्पन्न उपद्रव है उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है। जो उपद्रव है जैसे कि मद, मूर्छा, विषाद, ये सब उत्पन्न हो गए हों, विषाद हो गया, तो शीतल लेप का जो है प्रयोग करना है टिल लोमहर्ष, मतलब जब तक लोमहर्ष ना हो जाए तब तक शीतल द्रव्यों का लेप करना है। अष्टांग संग्रह में विष के उपद्रव कितने बताए हैं? 16। विष के वेग जो होते हैं त्वचा मांस तक जब रहते हैं तो दाह क्रिया करनी चाहिए, और रक्त तक होते हैं तो ऑब्वियसली रक्त विस्रावन करना चाहिए। पहले वेग में वमन, दूसरे वेग में विरेचन और हृदय की रक्षा करनी चाहिए। मधु सर्पी का प्रयोग करवाना चाहिए, गोमे रस का प्रयोग करवाना चाहिए, शीघ्र पान करवाना चाहिए। तीसरे वेग में क्षार, अगध, मधु, जल, ठीक है, क्षार का प्रयोग करना चाहिए, अगध, मधु, जल, इन सबको मिक्स करके देना चाहिए। चौथे वेग में, ये मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, कपित, मधु, सर्पी का प्रयोग करवाना चाहिए। 5वें में काकंद, मतलब कि वो निशान जो है वो बनाना चाहिए काक का। शीरीष पत्ती, स्वरस, अंजन, ये सब प्रयोग करना, अंजन मतलब कि शीरीष पत्ती स्वरस का अंजन का प्रयोग करना चाहिए। सॉरी, निशान इसमें नहीं बनाना चाहिए। 5वें वेग में क्या करना चाहिए? जो ककंद, शीरीष पत्ती, ठीक है, इनके स्वरस का अंजन का प्रयोग करना चाहिए। 6ठे वेग में संज्ञा स्थापन, ठीक है, संज्ञा स्थापन में गोपित्त, रजनी, हल्दी, मंजिष्ठा, मारिच का प्रयोग कराना चाहिए। 7वें वेग में विषपानम दष्टानाम, ठीक है, कहने का मतलब कि प्रतिविष चिकित्सा इसको कहते हैं, उभय विपरीत अर्थकारी औषध, ठीक है। विष से प्रॉब्लम हुई है तो विष का पान करवाना है, इसको उभय विपरीत अर्थकारी औषध कहते हैं, और इसी को प्रतिविष चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। लोहे को लोहा ही काटता है। 8वें वेग में शिखी पित्त मतलब मोर पित्त, उसमें पलाश बीज का चूर्ण मिक्स करके देना है। गोपित्त, गुटिका, काकंद योग, ये सब प्रयोग करना है। एंड मृत संजीवनी अगध जो है द्रव्य संग्रह जो इसका है पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। जो मृत संजीवनी अगध में द्रव्य डलते हैं तो पुष्य नक्षत्र में इसका संग्रह किया जाता है। और ब्रह्मा जी ने
इसे बनाया है अमृत की उत्पत्ति से पहले। दोष स्थान अनुसार जो विष की चिकित्सा होती है उसमें वात स्थान में स्वेदन और तगरकूट कल्क दही में मिक्स करके देना चाहिए। पित्तज में मधु घृत दुग्ध जल अन्न, कफज में क्षार अगद सिरावेद करना चाहिए। दूषी विष में पंचकर्म का प्रयोग करवा सकते हैं। और अगर रक्त स्थित हो विष तो सिरा कर्म पंचकर्म, ठीक है, 5 सिराओं का वेदन बताया है। कफ मार्ग अवरोध चिकित्सा, देखिए अगर कफ का मार्ग अवरोध हो गया हो तो तीक्ष्ण नस्य देना चाहिए, प्रधमन नस्य देना चाहिए, जिसमें कटभी मारिच और कायफल चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। और सिर पर काकपद जो है वो बनाकर सातला, मतलब कि जो चरम काश मांस का जो रक्तयुक्त मांस का टुकड़ा वो रख देना है। टू एब्जॉर्ब द पॉइजन फ्रॉम द ब्लड, ताकि रक्त से वो पॉइजन को एब्जॉर्ब कर सके। ये सब जो चिकित्सा है कफज मार्ग अवरोध चिकित्सा बताई है। तीक्ष्ण नस्य जिसे हम प्रधमन नस्य कहते हैं उसके द्रव्य बताए हैं। फिर उसका सिर पर काकपद बनाकर उसमें वो सातला जो है वो रख देना है, जिसको चरम काश कहते हैं। गंध हस्ती अगध, ठीक है, ये भी विष में प्रयोग करवा सकते हैं। इसमें अजामूत्र का प्रयोग होता है, गोपित्त का अश्वपित्त का प्रयोग होता है। और ये जो है सिरा प्रदेश में अगर विष चला गया हो तो वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। गंध हस्ती अगध इसका नाम है, ठीक है। अजा का मूत्र गोपित्र अश्वपित्त ये सब प्रयोग करने हैं। महागंध हस्ती अगध में क्या होता है कि पंच अंगानी शीरीष का प्रयोग करना है। शीरीष के पांचों अंगों का प्रयोग करना है, मंत्र का प्रयोग करना है। और मंत्र कौन सा बताया है, मम माता जया नाम इति मय पिता, ठीक है। इट कंटेन्स 5 निर्यास और 60 द्रव्य होते हैं इसमें, और ये शंकर जी ने बनाया है। ऋषभक आदि अगध का प्रयोग कर सकते हैं, शार अगध का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 18 द्रव्य होते हैं। पलाश शार जो है इसका ये प्रयोग होता है। और बेर मतलब कि कोल के समान गुटिका इसकी बनती है। विष दाता की जो पहचान है वो कैसे होती है, अत्यर्थ शंकिता स्याद बहु वाग अल्प वाग प्रकृति विकार, ठीक है। उसके प्रकृति मतलब कि स्वभाव में ही विकार होता है। और उस बहुवाद मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा बोलने लगता है घबराहट के मारे, एंजाइटी के मारे, कभी बहुत कम बोलता है। बहुवाग अल्पवाग प्रकृति विकार, स्वभाव में उसके विकार होता है। उसका स्वभाव जो है नेचर जो नॉर्मल उसकी प्रकृति उससे थोड़ा विपरीत वो एक्ट करता है, ठीक है। तो उस पर शक होने लगता है, शंका होने लगती है। और विष युक्त अन्न परीक्षा, अगर अन्न में विष मिला हो तो उसकी परीक्षा कैसे की जाती है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। कुछ ये जो चरक चिकित्सा स्थान है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। एक एक चैप्टर में से कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें से क्वेश्चन उठाकर ना पूछा गया हो। तो विषयुक्त अन्न परीक्षा में अगर अग्नि में डालेंगे तो धूम जो है तीक्ष्ण हो जाता है, कुनब गंदी हो जाता है। और शिखी पंख आभा का, मोर पंख आभा का कलरफुल हो जाता है। जो काक होता है उसका श्याम स्वर हो जाता है। चकोर की अक्षी विवर्ण रक्तयुक्त लाल आंखें हो जाती हैं। और विष युक्त जो पेय होता है, ठीक है, दूध होता है, वो नील वर्ण का हो जाता है, फेन होती है उसमें। वाग्भट जी कहते हैं कि जो मांस रस है वो उसमें अगर विष मिला हो तो नीली रेखा आने लगती है। दूध में ताम्र वर्ण हो जाता है, दही में श्याम वर्ण हो जाता है, और तक्र में पीला काला वर्ण हो जाता है। घृत पानी जैसा हो जाता है, पानी जैसी आभा देने लगता है। मद जो है वो कृष्ण वर्ण का हो जाता है। शौद्र जो है वो हरित वर्ण का हो जाता है। तेल जो है अरुण वर्ण की उपमा देने लगता है। विष युक्त अन्नपान का स्पर्श करने पर शिरशूल हृदय में वेदना होने लगती है। मुख स्थित विष का लक्षण क्या होता है कि ओष्ठ चिमी चिमा जीवा शून्य दंत हर्ष हनु स्तंभ, मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। चिमी चिमा जीवा में शून्यता आ जाती है, नंबनेस आ जाती है। दंत हर्ष, ठीक है, मतलब जैसे सेंसिटिविटी आ जाती है दांतों में, ठंडा गर्म लगना। और हनु स्तंभ जो जॉ होता है हमारा, ठीक है, जबाड़ा, वो उसमें स्तंभता स्टिफनेस आ जाती है। आमाशयगत विष जो होता है, देखिए आमाशयगत विष में जो है स्वेदन उत्क्लेद विवर्णता, रोगी के अगर आमाशय में विष होता है तो क्या लक्षण प्रोड्यूस करता है, डिस्कलरेशन विवर्णता होती है, पसीने आने लग जाते हैं, स्वेदन उत्क्लेद नौजिया, दृष्टि हृदय उपरोध और बिंदुष्टे
शीते च अंगाम, मतलब कि ब्लिस्टर्स होने लगते हैं अंग में, ठीक है। बिंदु शते शीते च अंगम। और सुश्रु जी कहते हैं कि जो आमाशयगत एंड पक्वाशयगत घृत होता है, सॉरी विष होता है जो आमाशयगत एंड पक्वाशयगत, उसमें मूर्छा, अतिसार, दाह, इंद्रिय विकार होता है। पक्वाशयगत आचार्य चरक ने अलग से बताया है, मूर्छा, मद, मोह, दाह, पांडु, कार्श्चर्य, ठीक है। और विषयुक्त भूमि जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें अगर चरण मतलब कि उसको स्पर्श कर दिया पैरों से तो दाह उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। और अमल पित्त हो जाता है। स्थावर विष की चिकित्सा में आमाशय में अगर हो तो वमन कराना चाहिए, और त्वचा प्रदेश में हो तो त्वक में प्रदेह और सेक करवाना चाहिए, ठीक है। आमाशय में अगर स्थावर विष हो तो वमन एंड त्वक प्रदेश में सेक करना चाहिए, प्रदेह मतलब कि लेप वगैरह करना चाहिए। जांगम विष जो है इसमें देखिए ये दांतों से उत्पन्न होता है, तो इसके अंतर्गत सर्प के भेद बताए गए हैं। 3 प्रकार के सर्प होते हैं दोषों के अकॉर्डिंग। दर्विकार जो वातज प्रधान होते हैं, मंडली पित्तज एंड राजीमान कफज। राजीमान जो होते हैं इनकी क्या पहचान होती है, इनके शरीर पर बिंदु या रेखा होती है। सर्प विष जो है रूक्ष कटु होता है दर्विमान का, ठीक है, क्योंकि वात प्रधान होते हैं। मंडली जो पित्त प्रधान होते हैं वो अमल उष्ण विष होता है उनका, और राजीमान का मधुर शीतल होता है। दर्भिकार सर्पदंश में दंश स्थान जो होता है वो सूक्ष्म होता है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रकार के सांप ने काटा है, तो दंश स्थान जहाँ पे काटा है वो स्थान जो है सूक्ष्म होता है, काला होता है, निरुद्ध रक्त उसमें होता है, मतलब कि खून जमा हुआ सूक्ष्म काला। कुर्म अब मतलब कि कछुए के जैसा उठा हुआ होता है। मंडली में शोथ होता है दंश स्थान पर, और दंश स्थान पीत होता है क्योंकि ऑब्वियसली पित्त दोष है इसमें। राजीमान में दंश स्थान पिच्छिल होता है, स्थिर शोफ होता है, सांद्र आश्रित होता है, ठीक है। पिच्छिल और शोफ जो है स्थिर होता है एक जगह पर, सांद्र गाढ़ा और गाढ़ा रक्त उसमें सांद्र आश्रित, ठीक है, जमा हुआ होता है। और पुरुष सर्प ये जो है इसको महाकाय होता है, और स्थूल मूर्धा मतलब कि इसका सिर बहुत बड़ा मोटा सारा होता है, शरीर सम अंग होता है, ठीक है। तो मतलब कि पुरुष सर्प है, स्त्री सर्प है, कैसे पहचानेंगे, बड़ी विशाल काय होता है ये महाकाय स्थूल, ये जो पुरुष है पुरुष सर्प है, स्थूल मूर्धा होती है एंड शरीर सम अंग होता है। इसके विपरीत होता है स्त्री सर्प। क्लीब मतलब कि क्लीब वस्तु सस्ती, मतलब कि जो नपुंसक होता है क्लीबता वाला होता है सर्प नपुंसक, और सदा डरता रहता है। स्त्री सर्पदंश में क्या लक्षण मिलते हैं, कैसे पता चलेगा कि मेल सर्प ने काटा है कि फीमेल सर्प ने काटा है, तो स्त्री सर्पदंश में उसकी अधोदृष्टि नीचे की ओर दिखेगा, स्वरहीन हो जाएगा, कांपेगा। एंड गर्भी सर्पदंश का, गर्भिणी जो सर्प होती है उसका दंश में क्या होता है, पांडु हो जाता है। शून ओष्ठ मतलब कि उसके ओष्ठ में स्वेलिंग हो जाती है, कृष्ण नेत्र हो जाते हैं। सूतिका सर्प में क्या होता है कि जो मतलब डिलीवरी जिसकी हो चुकी है उसने काट लिया तो मूत्र रक्त युक्त हो जाता है, उपजीवा एंड जरिम्बा, ये लक्षण मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है चैप्टर नंबर चरक चिकित्सा का 23 विष चिकित्सा। बार बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। धन्यवाद।